Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about modern age and postmodern age. Guys, अगर modern age की बात करें तो ये 1900 से 1950s की 50 तक चली और पोस्ट मॉडर्न की बात करें तो 1950 से 2000 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न एज की जो कि 1900 से 1950 तक चली। ये एक न्यू एरा थी। मैनी चेंजेस वर अकर, इनफैक्ट शॉकिंग चेंजेस वर अकर। न्यू आइडियाज, ब्लीकनेस, पेसिमिज्म, नो ऑप्टिमिज्म। वाई दिस इज सो? इफ़ यू नोटिस्ड द टाइम 1900 से 1950, तो इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर हो रही थी। दोनों वर्ल्ड वॉर इसी टाइम के बीच में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। सो यू कैन सी कि मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड वॉर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे हमें ध्यान में रखना ही होगा। दोनों वर्ल्ड वॉर हुई इस टाइम पर। अब बहुत सारे चेंजेस किस वजह से आ रहे थे? मॉडर्न एज से पहले थी विक्टोरियन एज, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था, नए चेंजेस हो रहे थे, टेक्निकल चेंजेस हो रहे थे। पीपल जो थे विलेजेस से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे। तो सोसाइटी तो फ्रेगमेंट हो ही गई थी इस टाइम पर। सोसाइटी फ्रेगमेंट होनी तो शुरू ही हो गई थी। सोसाइटी के जो है बहुत कम लोग विलेज की तरफ रह गए थे, सब लोग अर्बन सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे थे। तो चेंजेस तो आने शुरू हो ही गए थे, टेक्निकल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हो रहा था। अब दूसरी तरफ हम बात करें मॉडर्न एज की, तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो रही थी। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप खुद अपने आप से ही सोच सकते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। पॉवर्टी, किलिंग, एक टेरिबल कंडीशन हो गई थी वर्ल्ड की। तो अब इन सब चीज़ों से राइटर्स भी दूर नहीं रह पाए। अगर वर्ल्ड की टेरिबल कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ उनकी राइटिंग में देखने को तो मिलेगी ही। एक तरफ वर्ल्ड वॉर और दूसरी तरफ कॉलोनियल वॉर, दोनों चीज़ें थी इस टाइम पर। वर्ल्ड वॉर हो रही थी और 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1600 के टाइम पर वो लोग यहाँ पर आ गए थे और 1900 के टाइम पर जो कॉलोनियल वॉर स्टार्ट हो गई थी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटेन के पास जो पावर थी वो अपनी पावर लूज़ कर चुका था और वो सारी पावर अमेरिका के हाथ में आ चुकी थी। सुपर पावर जो थी वो अमेरिका बन रहा था इस टाइम पर। और 1920s के टाइम पर, 1920s के एंड में जो हुआ ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी चारों तरफ, पॉवर्टी, हंगर, वो सब चीज़ें इस टाइम पर हुई। और जो कॉलोनियल वॉर थी, अगर हम कॉलोनियल वॉर देखें दूसरी तरफ, तो वो साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्योंकि ब्रिटेन जो था वो सुपर पावर था, उसने अलग अलग जगह पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, अलग अलग देशों पर इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, वो सब अपना स्थापित किया हुआ था। लेकिन 1900 के टाइम पर ये लोग रिबेल करने लगे थे, अलग अलग देश, जैसे कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है अपना रिबेलियन स्टार्ट किया। उसके बाद अदर कंट्रीज़ आई जैसे कि वियतनाम एंड इंडिया। अब इसी वजह से जो राइटिंग है वो भी वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो से दूर नहीं रह पाई। जो सिचुएशन चल रही थी, राइटर ने ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में लिखना है। राइटर्स जो लिखते हैं, जो उनके टाइम की सिचुएशन चल रही होती है उसी के बारे में लिखते हैं। इसी तरह मॉडर्न एज की बात करें 1900 से 1950, तो इस टाइम पर दोनों वर्ल्ड वॉर हो रही थी और दोनों वर्ल्ड वॉर के जो टाइम की सिचुएशन चल रही थी, पॉवर्टी, हंगर, डिवास्टेशन, सोसाइटी की कंडीशन, वो सब कुछ आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से उस टाइम के राइटर्स ने उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखी। एक तरफ वॉर पोइट का ग्रुप आया तो दूसरी तरफ जॉर्जियन पोइट्स का ग्रुप भी था। एक तरफ लोग थे जॉर्जियन पोइट्स जो किंग जॉर्ज के टाइम पर थे, वो लोग वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग वॉर करना सही है। एग्ज़ाम्पल अगर हम जॉर्जियन पोइट का एग्ज़ाम्पल देखें तो रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स, WH डेविस एंड जॉन ड्रिंक वाटर एक्सेट्रा।
इसी तरह अगर हम वॉर पोइट्स की बात करें, वॉर पोइट्स सुनने में ऐसा लगता है कि ये लोग भी वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो वॉर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, इनफैक्ट उन्होंने जो है वॉर को एक्सपीरियंस किया है, सो दे नो कि उन्हें कैसे सफ़र करना पड़ रहा है। वॉर जो है उनको साइकोलॉजिकली और फिज़िकली कैसे उनको तहस नहस कर रही है, किस तरह एक डिवास्टेटिंग कंडीशन बनी हुई है, चारों तरफ एक टेरिबल कंडीशन बनी हुई है। जो वॉर पोइट्स जानते थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हाउ हॉरिफाइड दैट सिचुएशन वॉज। सो इसीलिए उन्होंने एंटी वॉर पोइट्री लिखी कि वॉर करना सही नहीं है, वॉर किस तरह से उन्हें साइकोलॉजिकली और फिज़िकली ख़राब करके रख रहा है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, विल्फ्रेड ओवन, एडवर्ड थॉमस, एडमंड ब्लंडन, सो इन लोगों ने एंटी वॉर पोइट्री लिखी क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्हें खुद को पता है कि वॉर में जाने से क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग तो वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले ही थे और कुछ लोग जिन्होंने वॉर को बहुत अच्छे से देखा सोसाइटी की कंडीशन क्या हो रही है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, पूरी तरीके से वर्ल्ड की जो स्थिति बनी हुई थी उसके बारे में लिखा। तो मॉडर्न एज के राइटर्स ने इस तरह की राइटिंग लिखी। इसका एग्जांपल आप वेस्टलैंड में देख सकते हैं, जो नॉन लीनियर प्लॉट है, और इन्होंने अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम राइम, मीटर, फॉर्म के बीच में ही फंस कर रह जाएंगे तो अपने इमोशंस नहीं शो कर पाएंगे। सो उन इमोशंस को दिखाया गया, तो उसके लिए नॉन लीनियर प्लॉट लिया गया, ब्लैंक वर्ड्स लिया गया कि जो है अपने इमोशंस को शो करो। सिम्बल्स का यूज़ किया गया, सिम्बोलिज्म आया इस टाइम पर, इंडिविजुअलिज्म आया, तो इन सब चीज़ों को दिखाया गया। वेस्टलैंड में देखें तो सिम्बल्स भी बहुत सारे यूज़ किए गए हैं और नॉन लीनियर प्लॉट है। मॉडर्निज्म दिखाया गया पूरी तरीके से कि किस तरह से हम लोग नेचर से भी दूर हो गए हैं। जो रोमांटिक एज थी उस टाइम पर नेचर का काफ़ी नेचर के बारे में काफ़ी डिफ़ाइन किया जा गया है राइटर्स के द्वारा, लेकिन मॉडर्न एज में नेचर से भी दूर हो गए हैं बिकॉज वर्ल्ड वॉर की वजह से। कहीं भी वो सब चीज़ें रही नहीं, वो नेचर से कनेक्शन, वो लव, वो सब कुछ नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो सब था ही नहीं। वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो जो बना हुआ था। सो अगर आप इसकी वेस्टलैंड पढ़ें तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मॉडर्न एज के बारे में। ऐसे ही अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज, जो कि 1950 से 2000 तक चली। अभी हमने वर्ल्ड वॉर की तो बात कर ली, अब पोस्ट मॉडर्न एज। ऑब्वियसली मॉडर्न एज में जब हमने वर्ल्ड वॉर की बात करी, तो पोस्ट मॉडर्न एज में वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन जो थी, अभी हमने बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन कैसी थी। अब जब सारी पावर ब्रिटेन के हाथ से चली गई और सब कुछ अमेरिका के हाथ में आ गया, तो वो सब चीज़, वो एंगर जो सोसाइटी की सिचुएशन बन गई, वो एंगर भी देखने को मिला एंग्री यंग मैन थिएटर में, किचन सिंक ड्रामा में, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब ये सब कुछ कैसे आया? अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर पोस्ट मॉडर्न एज और पोस्ट कॉलोनियल एज कम्स, क्योंकि कॉलोनियल वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पर सब लोग फ्री हो गए थे कॉलोनियल रूल से और इम्पीरियल रूल से। तो ये जो है मॉडर्न एज के अगेंस्ट है और मॉडर्न एज से डिफरेंट भी है। जब अमेरिका के पास ही सारी पावर आ गई, तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन के लोगों में एंगर था, वो सब कुछ उनके राइटर्स में भी देखने को मिला। तो एंग्री यंग मैन थिएटर का एक ग्रुप आया जिसमें उन्होंने एंगर शो किया, एंगर सोसाइटी की कंडीशन दिखाई, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास सोसाइटी की, लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास बैकग्राउंड को शो किया, एंगर दिखाया सोसाइटी के अगेंस्ट, डिससेटिस्फेक्शन दिखाया गया। अगर आप देखें तो आप जॉन ऑसबॉर्न के लुक बैक इन एंगर को रीड कर सकते हैं। लुक बैक इन एंगर में आपको सोसाइटी की कंडीशन दिखाई गई है कि किस तरीके से लोग रहते हैं। किचन सिंक ड्रामा, इसमें भी अगर आप देखें यही जॉन ऑसबॉर्न की ही एग्जाम्पल है लुक बैक इन एंगर का, तो इसमें आप देखेंगे कि रियलिटी दिखाई गई है ब्रिटेन के कल्चर की, कि पीपल लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड अपार्टमेंट, और वो किस तरीके से हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। सो एक डिससेटिस्फेक्शन दिखाया गया है। और एग्जाम्पल है जॉन ऑसबॉर्न, एडवर्ड बॉन्ड, आर्नोल्ड वेस्कर। इसके बाद बात करें अगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी आप इस टाइम पर देख सकते हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है नथिंगनेस।
सो जब वॉर हो रही थी तो एक एग्जिस्टेंशलिज्म पर सवाल उठाया गया कि जीने का मतलब क्या बनता है, नथिंगनेस। सो वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेने वालों ने फील किया, और जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों की डेथ होती जा रही थी, तो इस चीज़ से फील किया गया नथिंगनेस, एब्सर्डिज्म, जीने का फ़ायदा क्या है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक ग्रुप आया जिसमें राइटर्स थे। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एल्बर्ट कामू की मिथ ऑफ सिसिफस अगर आप रीड करें तो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ नथिंगनेस। अब नथिंगनेस क्या, उसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें तो वी कैन से कि जो हमारा जो 9 to 5 का जो एक ऑफिस रूटीन होता है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, हम अपनी पूरी लाइफ उसी में ही स्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में हमारे हाथ क्या लगता है, कुछ नहीं, नथिंगनेस। सो वही चीज़ एक मिथ ऑफ सिसिफस में दिखाई गई है कि उसे एक तरीके की पनिशमेंट मिलती है कि एक जो रॉक है वो एक गोला सा बना हुआ है, और उसे वापस उसे एक तरीके से उसको पहाड़ पर बार बार उसको रोल करना है, वो वापस नीचे आ जाता है, वापस उसको उसी पर ऊपर लेकर जाना है, अगेन वही होता है, वो वापस अपने आप नीचे आ जाता है, वो गोल जो रॉक का पीस बना हुआ है, और वापस उसे पहाड़ पर लेकर जाना है। तो ये सब कुछ मिथ ऑफ सिसिफस में दिखाया गया है, और वो अपने इस काम में खुश है। सो इसी तरह 9 to 5 का रूटीन लेकर लोग भी खुश हैं इनफैक्ट। सो नथिंगनेस दिखाई गई है, एक ग्रुप है थिएटर ऑफ एब्सर्ड जिसमें दिखाया गया है। इसी तरह सैमुअल बेकेट की अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसमें भी वेटिंग फॉर गॉडोट में भी यही नथिंगनेस दिखाई गई है। अब अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न एज के राइटिंग स्टाइल की, तो राइटिंग स्टाइल में पैस्टेज मतलब पेस्ट किया इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को, अलग अलग तरह का राइटिंग स्टाइल आया। इंटरटेक्सचुअलिटी आई, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के बीच में डिफाइन किया गया कि इस टेक्स्ट में ये दिखाया गया है। मेटाफिक्शन, फिक्शन मतलब होता है इमेजिनेशन, और मेटाफिक्शन मतलब जो अपने ही वर्क के बारे में बताए कि ये वर्क इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसी तरह मैजिक रियलिज्म, मैजिक प्लस रियलिज्म यू कैन सी, जिसमें मैजिक भी है और रियलिटी भी है। फैक्शन की बात करें तो जिसमें फैक्ट प्लस फिक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न एज में बहुत सारी राइटिंग्स में डायरेक्ट एड्रेस भी किया गया है रीडर को कि रीडर आई एम डूइंग दिस, रीडर आई एम डूइंग दैट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हम इन शॉर्ट इसको देखें तो मॉडर्न एज जिस टाइम पर वॉर हो रही थी, सारी पावर ब्रिटेन से अमेरिका के हाथ में आ गई थी। अब अमेरिका के हाथ में पावर आ गई थी, उसके बाद जो है हिरोशिमा और नागासाकी का इंसिडेंट जो है वो भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड है 1945। और जो है इंग्लैंड में जो कोको कोला आई थी वो भी इसी टाइम पर आई थी 1900 के टाइम पर, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा कॉलोनियल वॉर हो रही थी मॉडर्न एज के टाइम पर हुई, वो भी जिस एक तरफ वर्ल्ड वॉर हो रही थी, दूसरी तरफ कॉलोनियल वॉर थी। लोगों ने अपने कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाने के लिए, इंपीरियल रूल से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग देशों ने जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ भी मॉडर्न एज के राइटर्स जो हैं उनके वर्क्स में आप देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स, और क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, वर्ल्ड वॉर की वजह से भी, और दूसरी तरफ कॉलोनियल वॉर। तो ये सब कुछ मॉडर्न एज के टाइम पर देखने को मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप रीड करें टेक्स्ट तो वेस्टलैंड बाय T.S. एलियट, इसमें आप बहुत अच्छे से जो है राइटिंग स्टाइल को और उस टाइम की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नो लीनियर प्लॉट का यूज़ किया गया, इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है। उस टाइम की सिचुएशन को भी और उस टाइम की राइटिंग स्टाइल को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वेस्टलैंड से। इसी तरह अगर हम पोस्ट मॉडर्न एज की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न एज में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी उसके बाद की क्या सिचुएशन थी। एंग्री यंग मैन थिएटर आया था, जो एंग्री यंग मैन थिएटर का एक ग्रुप था। किचन सिंक ड्रामा, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और इसके साथ साथ हमने आपको ये बताया कि राइटिंग स्टाइल कैसा था, metafiction, magic realism, fiction, etc. So if you guys understand, like this video, subscribe it and share it. Thank you.